ओके बेटा। तो आज हम जो आपका सब टॉपिक है नहरें और रेलें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नहरों का निर्माण क्यों किया गया था और रेलवे की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत में जो नहरें थी वो इस वजह से ज़्यादा बनाई जाती थी जिससे कि कोयले को शहरों तक ले जाया जा सके। इस टाइम क्या था, कोयले की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तो जो कोयले का इस्तेमाल है वो उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होने लग गया था। ऐसे ही शहरों में घर को गर्म रखने के लिए या रोशनी करने के लिए भी कोयले की जो मांग थी वो बराबर बढ़ती जा रही थी। और कोयले को जब कोयले को जब सड़क मार्ग के ज़रिए ले जाया जाता था तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता था और खर्च भी ज़्यादा होता था। इसी वजह से नहरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि नहरों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया गया, जिससे कि दोनों ही मतलब पैसा भी कम लगे और समय भी कम लगे। इस वजह से नहरों का निर्माण इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड में सबसे जो पहली नहर बनाई गई थी उसका नाम था वर्सली कैनाल। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, वर्सली कैनाल। ये 1761 में बनाई गई थी, ठीक है, और जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई थी। और इसका काम यही था कि जो वर्सले नामक जो जगह है वहाँ वहाँ पे बहुत सारे कोयला भंडार पाए जाते थे, तो वहाँ से कोयले को शहरों तक ले जाया जा सके। इस वजह से वर्सली कैनाल का निर्माण किया गया था। जो नहरें होती थी वो बड़े बड़े ज़मींदारों द्वारा भी बनाई जाती थी और वो अपने ज़मीन के आसपास ही नहरों को बनाते थे, जिससे कि उनकी ज़मीनों का या उनके जो जंगल हैं जिन पर उनका अधिकार है या उनकी खान खदानों का मूल्य बढ़ जाए, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो आसपास के जो नए नए शहर थे वो भी आपस में जुड़ गए थे, क्योंकि अब क्या है, नहरें बनने लग गई थी, तो एक शहर से दूसरे स्थान स्थान जो शहर थे वो आपस में जुड़ गए थे और उसके आसपास बाज़ार भी स्थापित हो गए थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बर्मिंघम शहर का विकास बर्मिंघम शहर का एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये बता रखा है कि जो बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेज़ी से हुआ था क्योंकि वहाँ लंदन, ब्रिस्टल चैनल, मर्सी, हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था, ठीक है। तो वो जो बर्मिंघम शहर था, जो भी आसपास के जो शहरों को जो नदियाँ जो जोड़ती थी, तो वो उसके मध्य में स्थित था। इस वजह से उसकी जो विकास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो पाया। 1760 से अब जो नहर का निर्माण था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन गया था। तो इसी वजह से 1760 से 1790 के बीच में कम से कम 25 नई परियोजनाएं, मतलब नहर बनाने की कम से कम 25 नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। ऐसे ही 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद के नाम से इसको पुकारा जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई। नहरोन्माद क्या होता है, मतलब इस टाइम पे क्या हुआ था, 46 नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई थी। ये प्रोजेक्ट्स क्या थे कि कम से मतलब जल्दी से जल्दी बहुत 46 नहरें बनाई जाएंगी। तो ये नहरोन्माद की जो शुरुआत थी उसको 78 से 1796 के बीच में हुई थी। और उसके बाद तो अगले 60 वर्षों तक अनेक नहरें बनने लग गई, जिसकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी, ठीक है। ये तो था नहरों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो रेल है या जो रेल का विकास कैसे हुआ, रेल की शुरुआत कैसे हुई। जो पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन था वो स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना था, ठीक है। तो स्टीफेंसन है, उन्होंने एक ऐसा रेल का इंजन बनाया जो कि भाप से चलता था और इसका नाम था स्टीफेंसन का रॉकेट। ये 1814 में बना था। अब जो पहले शुरुआत में क्या था, केवल जो जलमार्ग का इस्तेमाल ज़्यादा होता था परिवहन के साधन के रूप में, लेकिन अब रेल के इंजन का आविष्कार होने लग गया, ठीक है, भाप का आविष्कार हो गया, तो उससे क्या हो गया, रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक अच्छा साधन बन गई, जो वर्ष हमेशा उपलब्ध रहती थी, वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती भी होती थी और बहुत ज़्यादा तेज़ भी चलती थी, और वो यात्रियों को भी और माल को भी आसानी से ढो सकती थी। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित हैं। अब क्या हुआ था, लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया था। मतलब पहले क्या होता था, लकड़ी की पटरी का स्थान लकड़ी की जो पटरी होती थी वो इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके स्थान पर लोहे की पटरी का आविष्कार हो गया। और अब क्या हुआ था, भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई की जाती थी। और अब क्या है, भाप के इंजन जो क्या नाम जो रेलवे के जो इंजन हैं वो अब भाप के ज़रिए चलने लग गए थे। तो भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और लोहे की पटरी का आविष्कार हुआ।
अब जब रेलवे के आविष्कार के साथ साथ क्या हुआ, जो औद्योगिकरण का जो चरण है वो दूसरे चरण, जो औद्योगिकरण का समझ लो जो प्रक्रिया है वो दूसरे चरण में पहुंच गई थी। मतलब सेकंड फेज में जो औद्योगिकरण है उसका जो सेकंड चरण है वो स्टार्ट हो गया था रेलवे के आविष्कार के साथ। हमने पढ़ा था ना कि जो औद्योगिकरण है वो उसको दो चरणों में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है। पहला जो औद्योगिकरण है वो 1780 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अब जो ये औद्योगिकरण है, जो दूसरा औद्योगिकरण हुआ था वो रेलवे के आविष्कार के साथ शुरू हुआ। 1801 में रिचर्ड ट्रिफ्थिक, ये एक नए आविष्कारक थे। उन्होंने एक इंजन का निर्माण किया जिसका नाम था पफिंग डेविल, यानी फुफकाने वाला दानव। क्योंकि अब इंजन से जब इंजन ये स्टार्ट होता था तो इसमें आवाज़ आती थी, तो इस उस आवाज़ के वजह से इसका नाम फुफकारने वाला दानव रखा गया। तो ये क्या था, एक इंजन था, रेलवे इंजन था। अब इसका यह इंजन ट्रकों को कार्निवल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। मतलब ये इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये ट्रकों को खींचकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया करता था। 1814 में भी एक रेलवे इंजीनियर थे जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसका नाम था बल्चर। यह इंजन मतलब भारी से भारी चीज़ों को पहाड़ी पर भी ले जाया करता था। कोई भी पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी ये इंजन के द्वारा सामान को आसानी से पहुँचाया जा सकता था। सबसे पहले 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया था। अभी बता रहे हैं कि जो रेल के द्वारा लंबी से लंबी दूरी कितनी आसानी से कितने कम समय में तय कर ली जाती थी। इसके बाद 1803 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। मतलब दो अलग अलग जगह को रेल मार्ग के वहाँ पे क्या है, रेल मार्ग, मतलब रेल की पटरियाँ बिछाई गई और उनको आपस में जोड़ दिया गया। और 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। आज के टाइम पे तो कितने जो रेल है वो कितने तेज़ दौड़ती है, मतलब कितनी स्पीड में चलती है ना। तो उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं आने लग गई। अब क्या था, 1830 का दशक में क्या हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नहरों का निर्माण बहुत ज़्यादा मतलब किया गया, और जो नहरों का परिवहन था, नहरों के ज़रिए जो परिवहन होता था वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता था, ठीक है, और उसमें समय भी कम लगता था। लेकिन क्या हुआ, 1830 के दशक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग गई, कुछ ना कुछ समस्याएं दिखाई देने लग गई नहरों का जो परिवहन था। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जो रफ्तार थी धीमी पड़ गई। अब क्या है, मतलब नहरों में इतने सारे जलपोत, मतलब जो जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, वो इतने, उनकी भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि जो परिवहन की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे धीमी पड़ गई। इतनी भीड़ भाड़ हो जाएगी तो कोई भी जो जहाज है वो जल्दी से मतलब अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा भीड़ भाड़ के कारण। ऐसे ही कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखे के कारण भी जो नहरों का इस्तेमाल है वो सीमित हो जाता था, मतलब उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं हो पाता था। अब क्या है, अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लग गया। तो जब से रेल मार्ग का इस आविष्कार हो गया, मतलब रेलवे इंजन बनाए जाने लग गए और रेल की जो पटरी हैं उनका आविष्कार हो गया, तब से जो रेल मार्ग है वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक परिवहन का साधन बन गया। अब ये बता रहे हैं कि 1833 से 37 के बीच में छोटे रेल उन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी, ठीक है। तो 1833 से 37 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था, मतलब एक परियोजना थी ये, छोटे रेलोन्माद नाम था इसका। इस परियोजना के तहत 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी। ऐसे ही 1844 से 47 के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसका नाम था बड़े रेल उन्माद। इसके ज़रिए क्या था, पहले क्या था, 1400 मील लंबा रेल लाइन बिछाई गई थी, अब लगभग 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया, क्योंकि भाई मजदूर भी बहुत ज़्यादा संख्या में चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम में, जो ये रेल मार्ग बनाने के काम में लगाया गया। 1850 तक आते आते अधिकांश जो इंग्लैंड था, मतलब ज़्यादातर जो इंग्लैंड के शहर थे वो रेल मार्ग से जुड़ चुके थे, ठीक है। अब आगे है आपका जो दूसरा सब टॉपिक है, परिवर्तित जीवन। परिवर्तित जीवन में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो औद्योगिकरण है इसकी वजह से जो लोगों का जीवन है उसमें क्या परिवर्तन आया, ठीक है।
तो ये बता रहे हैं प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया, क्योंकि इतने सारे इस टाइम पे आविष्कार हो गए थे। तो जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनके लिए इतने जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, मतलब ऐसे परिवर्तन जो पहले कभी देखने को नहीं मिले, तो उनके लिए संभव हो पाया था मतलब ऐसे परिवर्तन लाना, क्योंकि अब नए नए आविष्कार, बड़ी बड़ी मशीनें, नए नए आविष्कार ये सब हो गए थे। इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में इस आशा से पूंजी निवेश किया था कि उन्हें मुनाफा होगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनका मानना ये था कि भाई अगर हम बड़े से बड़े उद्योग धंधों में अपना क्या नाम जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा होगा, और जो हमारा जो पैसा है वो उसमें कई गुना वृद्धि हो जाएगी। कुछ मामलों में तो मतलब कुछ जो धनवान व्यक्ति हैं उनको तो फ़ायदा भी हुआ, मतलब उनका जो पैसा था वो बढ़ गया, और धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हो गई। लोगों के धनों में, माल में, उनकी आय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसका मनुष्य को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। हम बोलते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। एक जगह तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ था, लेकिन दूसरा उनको एक भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा था। वो क्या था, इससे क्या है ना, परिवार टूट गए, पुराने पते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा, क्योंकि अब बेचारे जो लोग गांव में रहते थे अब उनको शहरों में आना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, जब गांव में वो सारा परिवार एक साथ मिल के रहते थे, लेकिन जब वो शहरों में आए तो जो वो परिवार उनका टूट गया। जहाँ पे वो रहते थे पहले उनका, अब वो नए 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 पतों पर रहने लग गए थे शहरों में जाकर, तो उनका जो पुराने पते थे, मतलब जो एड्रेस था वो भी बदल गया और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों में जनसंख्या बढ़ गई, तो जो शहरों की जो स्थिति थी वो और भी ज़्यादा बेकार होने लग गई। लोगों को कारखानों में काम करना पड़ता था और काम करने की जो परिस्थितियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई थी। तो ये बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हुई। मतलब शहरों में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो रहन सहन की जो मतलब अच्छे रहन सहन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी साधन चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। ना तो वहाँ पे क्या नाम अच्छे मतलब पेयजल की व्यवस्था थी ठीक ढंग से, ना तो पानी पीने के लिए मिलता था, ना खाना खाने के लिए पर्याप्त रूप से मिलता था। तो इस वजह से जो वहाँ की पर्याप्त मतलब रहने के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिक चीज़ें, वो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हुए। ठीक है, बाहर से आकर नए बसे लोगों को नगरों में कारखानों के आसपास भीड़भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। मतलब जो भी बेचारे गांव से लोग आए थे उनको शहरों में तो आ गए थे, लेकिन उनको कारखानों के आसपास ही, जहाँ पे मतलब छोटी छोटी बस्तियाँ बसी हुई थी, वहीं पर उनको रहना पड़ता था। दूसरी ओर ये तो था गरीब लोगों की बात। दूसरी ओर जो धनवान लोग थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब नगरों में उन्होंने देखा शहर मतलब बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, तो वो नगर छोड़कर वो आसपास के जो उपनगर होते हैं, मतलब जो थोड़ी सी नगरों से ही जुड़े हुए होते हैं, लेकिन छोटे उपनगर होते हैं, मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरे मकान बनाकर वो वहाँ पे रहने लग गए, जहाँ की हवा भी स्वच्छ थी और वहाँ पे पानी पीने के लिए भी उपलब्ध था। अब हम आ गए हैं मज़दूर। मज़दूरों के साथ मतलब जो मज़दूरों का जीवन है वो किस तरह से प्रभावित हुआ था इस समय पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो जब जैसे गांव से लोग जब शहरों में आ गए थे तो उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा था, और वहाँ पे जो काम करने की परिस्थितियाँ थी वो अच्छी नहीं थी। ना उनको ठीक ढंग से खाने के लिए मिलता था, ना उनको ढंग से पीने के लिए पानी मिलता था। ठीक है, और उनको मतलब काम मतलब उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था और उसके बदले जो उनको वेतन दिया जाता था वो बहुत ज़्यादा कम था। 1842 में एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब एक सर्वे किया गया, उससे पता चला कि जो वेतनभोगी मजदूरों यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। मतलब ये बता रहे हैं कि जो मज़दूर मतलब जो वेतनभोगी मज़दूर थे, मतलब जो कारखानों में काम करते थे, जो उनका जीवन काल था वो अन्य लोगों से, जो शहरों में और अन्य जो सामाजिक समूह था, जो दूसरे लोग थे जो कारखानों में मजदूरी नहीं करते थे, उनसे इन मज़दूरों का जो जीवन काल था वो बहुत ज़्यादा कम था।
ठीक है। नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफ़ी छोटी उम्र में मर जाते थे। ये बता रहे हैं कि जो भी लोग गांव से जो शहरों में आए थे और आके कारखानों में काम करने लग गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी आयु में मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो, जैसे कि हमने बताया कि उनका बेचारों को रहन सहन का तरीका अच्छा नहीं था, ना ही उनको काम, जो भी उनको बेसिक उनके रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे खाना, कपड़ा, मकान, ये सब भी उनको पूरी तरह से नहीं मिलता था। ठीक है। और उनसे मतलब काम करने की जो परिस्थितियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा बेकार थी, तो इस वजह से जो उनकी मृत्यु है वो छोटी उम्र में ही हो जाती थी। और वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। मतलब जो शहरों में आ गए, समझ लो, वो तो ज़्यादा नहीं जी पाते थे, तो उसके उनके वजह से पॉपुलेशन, शहरों की जो आबादी है वो नहीं बढ़ती थी, बल्कि जो गांव से जो नए लोग आते थे शहरों में काम की तलाश में, उनकी वजह से शहरों की पॉपुलेशन, यह आबादी बढ़ जाती थी। और मौतें ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा, आंत्रशोथ जो टाइफाइड होता है, जो ये भी पानी की वजह से होता है, गंदा पानी पीने से, या वायु प्रदूषण से भी रोग होते थे, जैसे क्षय रोग हो गया है ना, टीबी जिसको आज के टाइम में बोलते हैं। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी महामारियां गंदे पानी की वजह से, गंदी हवा की वजह से वहाँ पे हो जाती थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बेचारे मर जाते थे। ठीक है। अब हैं औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। मतलब जो भी औद्योगिकरण या जो भी औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, उसका औरतों और बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है बेटा। हाँ। तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतों और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। अब जैसे कि हमने बताया था कि, जैसे मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर जो कारखाने हैं उसमें औरतों और बच्चों को ही लगाया जाता था, है ना। क्योंकि वो एक तो जो भी काम करने की जो बेकार परिस्थितियाँ थी, या उनको कुछ भी चीज़ नहीं सही लग रही, तो उनका विरोध नहीं करते थे। वो आसानी से मतलब कुछ भी बात को मान जाते थे। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम करते थे। मतलब बता रहे हैं, जो बच्चे गांव में रहते थे वो मतलब तरह तरह के काम करते थे। कुछ बच्चे घर में रहते थे, खेतों में भी काम करते थे, या अपने माता पिता की निगरानी में ही रहते थे, जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। मतलब जो उनके काम थे वो समय के साथ, दिन के साथ या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। जो ग्रामीण बच्चे थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि उनको ज़बरदस्ती ये काम करना ही है। इसी प्रकार गाँवों में जो औरतें भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी और अपने घर में चरखे चलाकर सूत काटती थी। लेकिन कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का था। जो जो बेचारी महिलाएं जब शहरों में आ गई थी और उनको कारखानों में काम करना पड़ा था, तो उनका जो काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वहाँ लगातार मतलब कई घंटों तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन में करना पड़ता था, और तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। मतलब अब गाँवों में तो वो अपनी मन मर्जी से काम करते थे, जब उनका मन कर रहा है, समय जो, अगर उनके पास समय नहीं है तो वो उस काम को छोड़ देते थे अगले दिन के लिए। लेकिन अब क्या है, कारखानों में जो महिलाएं काम करती थी उनको कम से कम लगातार कई घंटों तक एक ही काम को कठोर अनुशासन में करना पड़ता था, और उनको मतलब डराया भी जाता था कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो उनको दंड दिया जाएगा। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं किया चल सकता था। अब जो भी शहर कारखानों में अगर किसी भी मर्द को लगाया जाता था, मतलब किसी भी जेंट्स को लगाया जाता था, तो जो उनकी मजदूरी होती थी उनको ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था। तो एक एक कारण ये भी था कि जो औरतें हैं उनको कारखानों में काम करना पड़ता था इस वजह से। क्योंकि भाई जो उनके, अगर वो जेंट्स लगेंगे काम करने के लिए, जो भी मर्द हैं, तो उनको ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलेगी, और फिर इससे क्या होता था, पूरे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना ही पड़ता था। तो ये उनकी मजबूरी होती थी कि औरतों और बच्चों को भी काम करना पड़ता था। जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत कम होती गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब मशीनें कारखानों में आने लग गई थी, तो मज़दूरों की जो ज़रूरत थी वो कम होने लगी, क्योंकि मज़दूरों को जो काम है, जो आधा काम है, वो मशीनों के द्वारा ही हो जाया करता था। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी, और दूसरे वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। मैंने जैसे बताया था कि जो भी उद्योगपति था वो क्या है, मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को ज़्यादा काम पर लगाना पसंद करते थे,
थे, क्योंकि एक तो उनको कम वेतन दिया जाता था तो वो आराम से मान जाते थे, और दूसरी वो जो काम की जो गंदी घटिया परिस्थितियाँ थी या उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था, पैसा कम दिया जाता था, उसके खिलाफ वो कोई विरोध नहीं करते थे। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो स्त्री और बच्चों को ये जो लंकाशायर और यॉर्कशायर, ये क्या है, ब्रिटेन में ही दो शहर हैं। तो स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। अब जो जो लंकाशायर और यॉर्कशायर में जो सूती कपड़ा उद्योग है, वहाँ पे ज़्यादातर स्त्रियों और बच्चों को ही लगाया जाता था। रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में, और बर्मिंघम एक जगह है, बर्मिंघम के धातु उद्योगों में औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जैनी जैसी अनेक मशीनें तो कुछ इस तरह से बनाई जाती थी कि उनमें बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटे से कद काटे के कारण आसानी से काम कर सकते थे। ठीक है। तो मतलब बच्चों को भी बेचारों को मशीनों में काम करना पड़ता था। कुछ मशीनें ऐसी इसी तरीके से बनाई जाती थी जिसमें बच्चे ही आसानी से काम कर पाते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहाँ सटाकर रखी हुई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। ठीक है। तो कपड़ा उद्योग है, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को लगाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो मशीनें रखी होती थी वो बहुत ज़्यादा सटी हुई रखी होती थी, और छोटे बच्चे हैं वो आसानी से बीच में से आ जा सकते थे। बच्चों से कई घंटों तक भी काम कराया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को भी मशीनें साफ़ करने के लिए काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताज़ी हवा खाने या व्यायाम करने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। कई बार तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे, उनके हाथ कुचल जाते थे, यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि वो नींद की झपकी उनको आ जाती थी और मशीनों में गिरकर वो मर जाते थे। तो बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए इस टाइम पे। ठीक है। कोयले की खाने खाने भी काम करने के लिहाज से बहुत कठिन, कुछ कुछ बच्चों को ना कोयले की खानों में भी रखा जाता था, मतलब काम करने के लिए। खानों की जो छतें धंस जाती थी या वहाँ विस्फोट हो जाता था या चोट लगना, तो वहाँ पे आम बात थी। ठीक है। और ये बता रहे हैं छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का काम दिया जाता था। ट्रैपर का क्या काम था? कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे, तो वे आवश्यकता अनुसार उन दरवाज़ों को खोलते और बंद करते थे। ठीक है। जब कोयला खानों में जो दरवाज़ों को खोलना और बंद करने का जो काम था, उनको वो भी दिया जाता था। और एक दूसरा और भी काम था उनका, कोल बियरर्स के रूप में। कोल बियरर्स का क्या काम था? मतलब अपनी पीठ पर वो रखकर कोयले का जो भारी वजन भी ढोते थे। तो यही बता रखा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर अच्छे से काम करें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधों ने तो वहाँ 10 साल से भी कम उम्र में, या 28% मजदूरों ने वहाँ 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू कर दिया था। मतलब छोटे छोटे बच्चों को, ज़्यादा 14 साल से कम की आयु के बच्चों को भी काम पे लगाया जाता था। मतलब औरतों को एक जगह पे जब वो मजदूरी करते थे, उनको वेतन मिलता था, तो उनको थोड़ी स्वतंत्रता तो मिली। ठीक है। और उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उनको जितना थोड़ा बहुत जो ये लाभ हो रहा था, उससे ज़्यादा उनको हानि का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनको काम करने की जो अपमानजनक परिस्थितियाँ रही उसमें काम करना पड़ता था। और कुछ कभी कभी तो क्या होता था, उनके जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे मतलब शैशव अवस्था में ही मर जाते थे, क्योंकि जब जो माँ है वो ही अच्छे ढंग से मतलब खाए पिएगी नहीं, तो उनके जो बच्चे हैं वो कैसे जी पाएंगे। ठीक है। तो ये औरतों और बच्चों के साथ इस टाइम पे मतलब अत्याचार होते थे। अब है विरोध आंदोलन के बारे में। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसकी, तो पहले आप ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद मैं विरोध आंदोलन के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, वो आपको भेजूंगी।